दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। दृष्टि की जो टेस्ट सीरीज हम लोग हमारी जो चल रही थी, कंटिन्यू थी, उसमें हमने 9 टेस्ट हमने लगा लिया है। ये 11 नंबर का टेस्ट है। 10वां नंबर का जो टेस्ट है उस सी सेट पेपर 2 का है। वो सी सेट का है, वो सी सेट पेपर 2 का। तो उसको हम बाद में देखेंगे, अभी जीएस वाला देख लेते हैं। तो ये भी फुल टेस्ट होगा। तो अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती हो, पिछली वीडियो आपने देखा होगा, अगर उसमें कुछ भी अगर गड़बड़ लग रहा हो या तो अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से इसमें आए हुए हैं। ये भी फुल लेंथ का पेपर है, तो इसको देखिएगा। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के बारे में है। तो कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो पहला है 57 है, 60 है, 75 है, 80 है। तो भारत का जो स्थान इसमें 80 है, तो डी आंसर इसका सही है। अगला दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि SMALEI इस्माइली मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो SMALEI मंदिर परियोजना किस राज्य में हुआ। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो ये उड़ीसा में हुआ है, तो बी आंसर इसका सही है। तो इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव टेम्पल प्रोजेक्ट, इसका पूरा नाम है। ये उड़ीसा में शुरू हुआ है, तो उत्तर में है ही। तो माँ समलेश्वरी देवी को डेडिकेटेड है वो। ठीक है, ये महानंदी रिवर पे है। ये जो महानदी रिवर है, महानदी रिवर नदी किनारे ये टेम्पल है संबलपुर में। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में है, महानदी तट पे। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो सविता कंसवाल, प्रभा अंत्रे, बेल्ले मोनपा हेगड़े, उषा बारले। तो तीसरे नंबर का ए है, जो सविता कंसवाल है, इनको दिया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो जलवायु सम्मेलन 2024 के बारे में है। तो कह रहा है कि जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया। तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो कहाँ पे आयोजन किया गया था इसका। तो महाराष्ट्र में किया गया था, इसका सी आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है युवा निधि योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश द्वारा, तेलंगाना द्वारा, केरल द्वारा, कर्नाटक द्वारा। तो ये कर्नाटक द्वारा शुरू की गई युवा योजना, तो याद रखिएगा। ऐसे ही ऑनलाइन में पूछेगा, एक्सप्लेन इसका नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ऑनलाइन में ही पूछेगा ये। अगला क्वेश्चन है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। तो ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट एक पहल है, किस बैंक की है। यस बैंक की, IDBI बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक की, एक्सिस बैंक की। तो ये भारतीय स्टेट बैंक की है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, ये स्कीम है। तो सी आंसर इसका सही है। 7वां का है अयुत्थाया अभ्यास, एक्सरसाइज अयुत्थाया अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो अयुत्थाया अभ्यास फ्रांस के साथ है, सिंगापुर के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, थाईलैंड के साथ है। तो बताना है किसके साथ है ये। तो ये थाईलैंड के साथ है, याद रखिएगा। डी आंसर है इसका, थाईलैंड के साथ। ये थ आ रहा है यहाँ पे भी थ है, तो इसे याद कर लीजिएगा। जो अयुत्थाया है वो थाईलैंड के साथ है। तो थोड़ा सा राइमिंग बैठ रही है इसकी, थाईलैंड, तो उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का है। 8वें नंबर क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पुणे। तो ये फरीदाबाद में किया गया था, तो बी आंसर इसका सही है, फरीदाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो केप वर्दे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोमोरोस। तो किसको किया गया था। तो ये किया गया था जो हमारा केप वर्दे है, इसको किया गया था। ए आंसर सही है। तो WTO ने इसको डिक्लेयर किया था मलेरिया फ्री।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का कि उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार पिछले यूपीएससी के किसी पेपर में आरओ में पूछा है इसको। 15 जनवरी 2024, 18 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024 या 24 जनवरी 2024। तो 24 जनवरी को मनाया, डी इसका आंसर सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो बताना है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल गोरखपुर में है, मथुरा में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है। तो मथुरा में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इसको शामिल कर लीजिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है पराक्रम दिवस की जयंती किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद, सावित्रीबाई फुले, सुभाष चंद्र बोस। तो किसकी याद में मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती में मनाया जाता है, याद नहीं जयंती में। तो डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया है। तो कर्नाटक द्वारा, केरल द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा, जम्मू कश्मीर द्वारा। तो के स्मार्ट जो ऐप लॉन्च किया गया कर्नाटक द्वारा, सॉरी कर्नाटक नहीं, केरल है इसमें, याद रखिए, माफ़ करिए गलती हो गई, केरल है ये, केरल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केरला गवर्नमेंट लॉन्च किया है इसको। तो के स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है वो है केरला सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एप्लीकेशन है सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए है ये, सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए है ये। तो चलिए ठीक है, केरला द्वारा के स्मार्ट, याद रखिएगा। तो पूछेगा किसके लिए, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए है। तो ये पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है हमको। 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला कथन इसमें कि यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा है कि विश्व हिंदी सचिवालय फिजी में अवस्थित है। तो जो इसका पहला है वो तो सही है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिजी में नहीं, मॉरिशस में है, मॉरिशस में। तो याद रखिएगा, मॉरिशस में इसका जो सचिवालय है। तो एक आंसर सही है इसका, ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन अमृत के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना है। संबंधित कथन कौन सा है, ऑपरेशन अमृत से संबंधित है। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में कमी लाने से, आर्द्र भूमियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने से, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन अमृत है ये केरला ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट द्वारा चालू किया गया है। तो याद रखिएगा, ये एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है। तो सूबेदार कौन बनी है इंडियन आर्मी में। तो प्रीति रजक, माधुरी कानिटकर, शीला ए मथाई, प्रेरणा देवस्थली। तो कौन बना है इसमें, तो प्रीति रजक बनी है। तो ए आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है ये, महिलाओं से क्वेश्चन एक पूछता है तो महिलाओं से जुड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रीति रजक जो है ये बनी है। 17 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। तो बैजंती माला बाली, कोनिडेला चिरंजीवी, बिंदेश्वरी पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम। तो किनको दिया गया है, तो बैजंती माला बाली को दिया गया है, कोनिडेला चिरंजीवी को भी दिया गया है, बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया है और पद्मा सुब्रमण्यम सबको दिया गया है। तो डी आंसर इसका सही है, सबको दिया गया है। तो जो ये बाली हैं ये तमिलनाडु के हैं और चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के हैं और वेंकैया नायडू को भी मिला है तो वो भी आंध्र प्रदेश के थे और बिंदेश्वरी जो पाठक हैं वो भी बिहार के हैं और पद्म सुब्रमण्यम में भी तमिलनाडु के हैं। तो ठीक है, ऑपरेशन अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि खंजर अभ्यास भारत और किस देश की एक संयुक्त अभ्यास है। तो यूनाइटेड यूके का है, किर्गिस्तान का है, कि वियतनाम का है, कि रूस का है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच का है ये। तो बी आंसर इसका सही है 18वें का। भारत और किर्गिस्तान के खंजर जो समझ लीजिए थोड़ा इस्लाम टाइप का नाम है, तो किर्गिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है तो इससे जोड़ सकते हैं आप, खंजर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कच्ची
खरेक को भौगोलिक जीआई टैग मिला है? यह किस देश राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से। तो कच्ची जो खरेक है ये गुजरात से संबंधित है, जिसका सी आंसर सही है। तो पूछेगा कच्ची कच्ची खरेक क्या है, तो एक तरह का वो है, डेट्स है, खजूर है ये। ठीक है। 20वां है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो 20 जनवरी को, 23 जनवरी को, 12 जनवरी को या 15 जनवरी को। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे नेशनल यूथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसकी थीम क्या थी, थीम पूछता है कभी कभी। तो विकसित भारत एट 2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा। तो विकसित भारत एट द रेट 2047, युवाओं के लिए और युवा के द्वारा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुराम राजन है, अरविंद पनगड़िया है, गिरीश मुर्मू हैं और राजीव कुमार हैं। तो अरविंद पनगड़िया हैं, बी है, सही है। 16वें फाइनेंस आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं, याद रखिए। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। तो इस अभियान का काम ये है कि 100 दिन में सभी जिलों में 100 दिन में अनक्लेम डिपॉजिट जो हैं उनको रिजॉल्व, उनके लोकेट करना है उनको और इसको रिजॉल्व करना है। तो अनक्लेम डिपॉजिट के रिजॉल्व करने के लिए 100 दिन के अंदर सभी जिलों में ये योजना चलाई, ये मतलब कि ये कैंपेन चलाया गया है आरबीआई द्वारा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में फेलिक्स त्शिसेकेदी, ऐसा नाम है, तो फेलिक्स त्शिसेकेदी को राष्ट्रपति चुना गया। कहाँ के हैं वो? तो फेलिक्स त्शिसेकेदी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, घाना, नाइजीरिया। तो किसके हैं? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के हैं। तो ए आंसर सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश भूकंप से प्रभावित हुआ? न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान, क्यूबा। तो कौन प्रभावित हुआ था? तो सी है, जापान प्रभावित हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कृषि विज्ञान में एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ देगा, याद रखिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला भानु झा को, प्रशांत मेहता को, राजकिशोर को, बी आर कंबोज को। तो ये बी आर कंबोज को दिया गया है, डी आंसर इसका सही है, बी आर कंबोज को दिया गया है। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उनको दिया गया है बी आर कंबोज, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राष्ट्र में ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो वो भूटान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो किसने किया है? तो किर्गिस्तान ने किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किर्गिस्तान है वो। 27 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो क्या है? तो कक्षा 6 से लेके 12 तक के लिए, कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए, कक्षा 9 से लेके 12 तक के लिए, कक्षा 6 से लेके 10 तक के लिए। तो सी आंसर इसका सही है, कक्षा 6 से लेके 12 तक के लिए ये प्रेरणा शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है हमको बताना है। तो पहला है इसमें शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना। दूसरा है आयुर्वेद में नई दवाओं का विकास करना। और आयुर्वेद पर्यटन को बढ़ावा देना। आधुनिक चिकित्सा में पारंपरिक चिकित्सा को प्रशिक्षित करना। आधुनिक चिकित्सा में पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित करना। तो इसका पहला सही है, शिक्षण संस्थानों में आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है। 29 नंबर का है बखीरा पंछी अभयारण्य फ्लोटिंग सोलर प्लांट की प्रस्तावित क्षमता क्या है? तो पहली बात तो बखीरा है क्या, इसके बारे में पूछ सकता है। अब फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट लगाया गया वो कितने मेगावाट का, इनको बताना है।
तो 20 का है, 30 का है, 40 का है, 50 का है। तो ये 50 मेगावाट का लगा है, डी आंसर सही है। तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है बताना है हमको, बखीरा सेंचुरी। तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, बखीरा पंछी अभयारण्य जो है संत कबीर नगर में है, ये भी याद रखिएगा। तो 50 मेगावाट का लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सप्त सिंधु शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था किसमें? ऋग्वेद में किया गया था, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था सप्त सिंधु का प्रयोग। सप्त सिंधु मतलब कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 नदियों की भूमि को सप्त सिंधु कहते हैं। ठीक है, जिसमें 7 नदियों में था झेलम था, चिनाब थी, रावी थी और ब्यास थी, सतलज थी। तो ये पंजाब के क्षेत्र को कहते थे सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, जैन धर्म के बारे में बताना है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। दूसरा है श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। तो दूसरा तो ठीक है, पहले के बारे में बताइए। तो पहला है जैन धर्म के ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था, ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है 31वें का। सही हमको बताना था, सही दोनों हैं। बौद्ध धर्म के परिषदों के बारे में बताना है। तो बौद्ध परिषद के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और इन परिषदों के आयोजन के कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था ये बताना है हमको। तो राजगीर में, पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर। तो सबसे पहले सबसे लास्ट में कश्मीर में हुआ था, इसके बारे में ध्यान देंगे। तो कश्मीर में 3 में है, तो एक तो कैंसिल हो गया। और सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 483 BC में जो हुआ था आज़ाद शत्रु के समय में, तो राजगीर में हुआ था। तो पहला राजगीर होगा। तो राजगीर एक हो गया। तो एक किस में है? तो बी में है। तो ये दोनों खत्म हो गए, तो बी बच गया। तो बी आंसर इसका सही है कि राजगीर में, पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा जो है वैशाली में हुआ, तीसरा जो हुआ पाटलिपुत्र में हुआ, चौथा जो हुआ कश्मीर में हुआ। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर में हुआ। तो ठीक है, इस तरह से राजाओं को मिलान कराता है कौन किस तरह से था, फिर से उसके जो अध्यक्ष हैं उनको भी मिलान कराता है। तो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो इसको एक बार देख लीजिएगा अपने से। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापन कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, श्री सतकर्णी था, कृष्ण था, हाल था। तो सिमुक था इसका, ये आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो गांधार कला और मथुरा कला 2 उस समय शैलियाँ थीं जब कनिष्क का समय था, जब कुषाण वंश का शासन था। तो उसी के आसपास में ये डेवलप हो रही थी। तो गांधार कला के पे प्रभाव था विदेशियों का, मगर मथुरा पे प्रभाव नहीं था। मथुरा बस देसी कला थी। तो पहला है यह भारतीय और ग्रेको रोमन तत्वों का मिश्रण थी। तो पहला ठीक है। दूसरा है गांधार कला का मुख्य विषय महायानवाद था। तो ठीक है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, क्योंकि महायान वाले थे वही मूर्ति पूजा करते थे, हीनयान वाले नहीं करते थे। तो मूर्ति बनी थी बौद्ध की, इसका मतलब था कि महायान वाले थे। तो इसका सी आंसर होगा। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जब कनिष्क आया था उसी समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में टूट गया था बौद्ध। तो उस हिसाब से भी आप मान सकते हैं कि ये महायान वाले थे। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था? तो मेगस्थनीज है, फायान है, हेनसांग है, प्लिनी है। तो हेनसांग आया था। ठीक, इसका सी आंसर सही है, हेनसांग आया था इसमें। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था? तो विष्णु गोप, शिव स्कंदवर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंहवर्मन प्रथम। तो समुद्रगुप्त द्वारा कौन हारा था? तो इसमें जो हारा था वो विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त हारा था इसमें। तो ये आंसर इसका सही है। तो जब 550 AD के आसपास, जब 350 से 550 AD के बाद जब आसपास जब क्या हुआ कि जब दक्षिण विजय के लिए समुद्रगुप्त निकला, उसी समय इनसे सामना हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें इसको समुद्रगुप्त ने इनको हरा दिया था। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं 37 नंबर का। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने करवाया था, पल्लव शासकों ने, शैलेंद्र शासकों ने, अहोम शासकों ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शैलेंद्र ने कराया था। शैलेंद्र कहाँ का राजा था? तो ये समझ लीजिए कि आज का जो जावा सुमात्रा है वहाँ का शैलेंद्र शासक था। इसने बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडो जावा आर्ट में ये मंदिर था। तो बोरोबुदुर मंदिर याद रखिएगा कि शैलेंद्र शासक था। पूछे कहाँ था? तो जावा में था, ये भी याद रखिएगा, जावा।
38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? आधारशिला किसने रखी थी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछ देगा। तो आधारशिला पूछा तो कुमारगुप्त ने रखी थी, इसका बी आंसर सही है, कुमारगुप्त ने इसकी आधारशिला रखी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है भीम निम्न 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक है, पुराणिक नहीं, पूरा पाषाणिक स्थान सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो सुमेलित नहीं है बताना, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो भीमबेटका मध्य भारत में, ठीक है। आदमगढ़ जो पहाड़ियाँ हैं नर्मदा घाटी में है, ये भी ठीक है। पोटवार पठार जो दक्षिण भारत में, तो यही सही नहीं है, जो पोटवार पठार दक्षिण भारत में नहीं है। सोन घाटी उत्तर पश्चिम भारत में है, सोन घाटी उत्तर पश्चिम भारत में, ये ठीक है। तो सही सुमेलित नहीं है कौन था? तो पोटवार नहीं सही सुमेलित, तो पोटवार है उत्तर पश्चिम में भी है, उत्तर पश्चिम भारत में है, उत्तर पश्चिम भारत में है, तो ठीक है, पोटवार ये गलत है, सी आंसर इसका सही है। 40वां, राष्ट्रकूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, तो ये बात ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों के शासन के दौरान अल मसूदी ने भारत का दौरा किया था, तो अल मसूदी भारत आया था, ये भी बात सही है, तो दूसरा ठीक है इसका। तो दोनों ही सही है, सही कूट हमको बताना है, तो दोनों ही कूट सही है, सी आंसर का सही है। याद रखिएगा, राष्ट्रकूटों के शासन के समय अल मसूदी भारत आया था, ठीक है। और जब राष्ट्रकूट थे तो उस समय, तो जो राष्ट्रकूट थे उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे प्रतापी राजा था वो गोविंद थर्ड था, एंड अमोघ वर्ष था। तो अमोघ वर्ष और गोविंद पूछता है, गोविंद थर्ड किस साम्राज्य के राजा थे? तो राजपूत डायनेस्टी के राजा थे अमोघ वर्ष और गोविंदा, ठीक है। 41 नंबर का, रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी थी, तो समय पूछ दिया कब बनी थी? तो 1234, 1235, 1236, 1237। तो कब बनी थी रजिया सुल्तान? थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में था, मोटा मोटी याद रखिए। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश आया 1210 से 1236, तो 36 के बाद ही रजिया बनेगी, तो 3639 बनी थी, तो इसका सी आंसर सही है, 1236। तो सी आंसर इसका ठीक है रजिया सुल्तान के बारे में। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है 42 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में सरकारी अधिकारी संबंधित कार्य से सही सुमेलित नहीं है? तो सरकारी अधिकारी है, उनसे संबंधित कार्य क्या थे, वो सही सुमेलित नहीं है, बताना है हमको। तो अश्वातार हैं, अश्वातार क्या थे? घुड़सवार थी, बात ठीक है। खूत जो थे व्यापारी नहीं थे, यही गड़बड़ है, 20 का आंसर होगा। खूत व्यापारी नहीं थे, ये लैंड लॉर्ड थे, लैंड लॉर्ड थे, भूमिहार थे, भूमि रखते थे। साहना थे, मंडी नियंत्रक अधिकारी थे, ये भी ठीक है। आमिल जो थे भू राजस्व संग्रह करता थे, ये भी ठीक है। आमिल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खूत भी पूछता है, खूत लैंड लॉर्ड थे, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि मूल रूप से लिखी गई तुजू के बाबरी की भाषा थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो हम बताएंगे अभी। तो क्या थी? फारसी थी, तुर्की थी, अरबी थी, उर्दू थी। तो तुर्की भाषा में लिखा था तुजू के बाबरी, इंपॉर्टेंट है ये। मगर पूछता है कि मुग़लों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? तो फारसी थी। तो 2 क्वेश्चन हो गए। पहला है कि तुजू के बाबरी तुर्की में लिखी गई थी, और उनकी जो राजभाषा थी वो फारसी थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 44वां है, मध्यकालीन भारत में के इतिहास में गज सिकंदरी का तात्पर्य क्या था? गज सिकंदरी पद का तात्पर्य था भूमि का पैमाना, कपड़े का पैमाना, कृषि कर, अनुदित फारसी रचनाएं। तो ये भूमि का पैमाना था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो गज सिकंदरी भूमि का पैमाना, ए इसका आंसर है। तो इसको सिकंदर लोदी ने पूछता है कभी, तो सिकंदर लोदी ने इसको बनाया था, सिकंदर लोदी के समय ये बनी थी। और इसको अकबर ने भी अपनाया था, गज सिकंदरी को। 45 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, तो बताना है हमको। तो बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स की नियुक्ति की,
तो पहला ठीक है। दूसरा, कंपनी नियमित रूप से अज्ञात स्रोतों पर सीधे सैन्य आक्रमण करती थी। अज्ञात क्षेत्रों पर सीधे सैन्य आक्रमण नहीं करती थी, गलत है। तो केवल एक इसका सही है। तो जो कंपनी थी ये अज्ञात क्षेत्रों पे सीधे अटैक नहीं करती थी, ये कूटनीति का यूज़ करते थे ये लोग, पॉलिटिक्स का यूज़ करते थे, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक काम करते थे ये लोग। तब उनको धीरे धीरे अंदर से चूसते रहते थे, फिर उसके बाद एकाएक उन पर कब्जा कर लेते थे। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन बताइए। माहलवाड़ी बंदोबस्ती प्रणाली शुरू हो गई थी। माहलवाड़ी बंदोबस्ती प्रणाली शुरू की गई थी कब? 1792 में, 1799 में, 1815 में, 1822 में। तो 1822 में ये शुरू की गई थी। डी आंसर सही है। तो पूछता है किसने इसको लागू किया था, कभी कभी पूछता है, तो हाल्ट मैकेंजी याद रखिएगा। जो हाल्ट मैकेंजी था उसने शुरू किया, मैकेंजी इसको शुरू किया था, इसको लागू किया था। और ये मोस्टली उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था उसमें ये लागू थी 1822 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया था श्री नारायण गुरु ने, श्री बी आर अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, ईवी रामास्वामी नायर ने। तो इसमें दो लोगों में कन्फ्यूजन होता है, श्री नारायण गुरु थे या ईवी रामास्वामी नायर थे। तो जो जो आत्मसम्मान था ये जो था ईवी रामास्वामी का था। डी आंसर इसका सही है। कहाँ पे था? तो तमिलनाडु में चालू किए थे आत्मसम्मान, ईवी रामास्वामी नायर थे। ये सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मूवमेंट थी, ये सेल्फ अनटचेबिलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये चल रहा था। तो डी आंसर इसका सही है। 1925 में, कभी कभी पूछता है 1925 इसका ऑप्शन होगा, 1925 में लगभग चालू किए थे इसको। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु कितनी थी? तो दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से लौटकर आने के समय महात्मा गांधी की आयु थी 41 वर्ष, 46 वर्ष, 52 वर्ष, 56 वर्ष। तो उनकी थी 56 वर्ष। डी आंसर सही है। सॉरी, 56 नहीं, 46 थी, 46 वर्ष थी। बी ऑप्शन ठीक है इसका। 46 वर्ष में वो आए थे अफ्रीका से लौट के, 46 ईयर ओल्ड थे उस समय। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है किस बैंक का आरक्षित नगदी निधि अनुपात CRR निर्धारित किया जाता है? किस बैंक का आरक्षित नगदी निधि अनुपात CRR निर्धारित किया जाता है? तो RBI का नहीं, कमर्शियल बैंक इटसेल्फ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ द एबव। किस बैंक द्वारा होगा ये? तो इंग्लिश पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक इज डिटरमाइंड बाई, तो RBI। पहले देखिए तुरंत समझ में आ गया, RBI द्वारा किया जाता है। तो ए आंसर सही है। RBI इसको सेट करता है कि CRR कितना होगा। तो 49वें के ए आंसर सही है। ये नहीं है, वित्त मंत्रालय भी नहीं है, ऊपर में से नहीं। ठीक है। तो उसका CRR कौन निर्धारित करता है, यही इनका कहने का पूरा क्वेश्चन है। मुद्रा 50वां है, मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, आय में वृद्धि से मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। तो पूछ रहा है कौन सा सही है? तो जब आय में वृद्धि होगी तो मुद्रा की मांग में वृद्धि हो सकती है। ठीक है। ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। तो ऊंची जब ब्याज दर हो जाए तो मुद्रा की मांग नहीं बढ़ती है। तो दूसरा गलत है। तो एक आंसर इसका सही होगा, ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी MGT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रियल रोगों की वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है। तो ये भी ठीक है, सही बात है ये। इसका उपयोग 3 पेरेंट बेबी के विकास हेतु भी किया जा सकता है। तो ये भी ठीक है, दोनों सही है। सी आंसर इसका सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है। तो उस DNA से जो रोग फैलते हैं वो भी आनुवांशिक रोग होते हैं, वो माताओं द्वारा फैलाए जाते हैं बच्चों को। तो उसको रोकने के लिए किया जाता है। और 3 पेरेंट बेबी जो होते हैं, तो अगर पता चलेगा कि आनुवांशिक रोग है, माँ उसको कैरी कर रही है, तो उस बेबी का जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको निकाल लिया जाता है। और तीसरी जो लेडीज़ होती हैं उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको डाल दिया जाता है उसमें। तो इस तरह से 3 बेबी जो पेरेंट होते हैं उसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि 2 माएँ होती हैं, एक पिता होता है। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि मांसपेशियाँ किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं? तो एरियोलर, वसामय ऊतक, कंडरा, और चौथा है एपिथीलियल।
तो कंडरा से जुड़ी होती हैं, इसका सी आंसर सही है। टेंडन कहते हैं इसको, टेंडन से जुड़ी होती हैं, तो सी आंसर ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? स्टेडियम की मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है? मैक्सियन वेव इन अ स्टेडियम इज एग्जाम्पल ऑफ अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ए है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो ए इसका आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का कि कुप्फर, पढ़िए इसको, कुप्फर कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो कुप्फर कोशिका वृक्क में पाई जाती है, कि यकृत में पाई जाती है, कि थायराइड में पाई जाती है, कि क्षुद्रांत में पाई जाती है? क्षुद्रांत मतलब होता है स्मॉल इंस्टेंटाइन, तो ये यकृत में पाई जाती है, बी इसका सही है। लीवर में पाई जाती है, तो कुप्फर कोशिका लीवर में पाई जाती है, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? तो कौन थे वो? जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर, जॉन मिशेल आइंस्टीन, सत्येंद्र नाथ बोस। तो किसने की थी? तो सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी जॉन मिशेल ने की थी, तो बी आंसर इसका ठीक है। जॉन मिशेल ने की थी ब्लैक होल की। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, सबसे पहले जॉन मिशेल ने की थी। 56 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो एम्पियर है, वोल्ट है, वाट है, या कूलाम है? तो कूलाम है, याद रखिएगा। डी आंसर से ये कूलाम है इसका एसआई मात्रक। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है? तो क्षार धातु कौन सी नहीं है? विच ऑफ एमंग द फॉलोइंग आर द नॉट एन एल्कली मेटल? एल्कली मेटल कौन सा नहीं है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में कौन सा एल्कली मेटल नहीं है, ये हमको बताना है। तो जो मैग्नीशियम है एल्कली मेटल नहीं है, डी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एसिड स्रोत सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो मेथेनोइक अम्ल नींबू में, तो मेथेनोइक अम्ल नींबू में नहीं पाया जाता, पहला ही नहीं सही है, तो ए इसका सही सुमेलित नहीं है। बाकी एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है सैट्रिक अम्ल, सैट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें, सैट्रिक एसिड। और जो मेथेनोइक अम्ल होता है वो नेटल स्टिंग में पाया जाता है, जैसे बिच्छी होती है, बिच्छी के पूंछ में भी पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। और जो ये होते हैं बर्रे होते हैं, बर्रे, उनके भी नोक पीछे डंक में पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल। ठीक है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ए इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, तो 60 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो एमंग द अल्ट्रासोनिक साउंड कौन प्रोड्यूस करते हैं? तो डॉल्फिन, चमगादड़, हाथी। तो हाथी तो नहीं करता, बाकी जो है तो डॉल्फिन करती है, चमगादड़ भी करती है, तो ए और बी दोनों करते हैं, तो डी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है ITCZ के बारे में बताना है। ITCZ के बारे में, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे दो व्यापारिक पौने आके मिलती हैं, दोनों व्यापारिक पौने आके मिलती हैं, इधर से आती हैं किधर से जाती हैं, जहाँ पे मिलती हैं ये 0 डिग्री हो सकता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ भी हो सकता है। तो जहाँ मिलती हैं उसी को ITCZ कहते हैं, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि क्या सही है। तो पहला है, यह विषुवतीय वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक पौने हवाएं एकत्र होती हैं, तो ये गर्म होती हैं, तो एक ही जगह जुड़ती हैं आके, तो उच्च दाब नहीं, ये लो प्रेशर होता है, तो ये गलत है पहला वाला, लो प्रेशर जोन है ये। दिसंबर में ITCZ 20 नॉर्थ और 25 नॉर्थ अक्षांशों के आसपास होती हैं, तो ये बात गलत है, गर्मी में होती हैं। जिधर जिधर सूर्य जाता है उधर उधर ITCZ शिफ्ट होती रहती हैं, तो गर्मी में जो हमारा सन है वो 20 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री नॉर्थ में होता है गर्मी में, तो मई जून में जो होता है वो ITCZ हम लोगों के ऊपर होगी, जैसे मतलब कि 20 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ में होगी, दिसंबर में नहीं होगी, इस वजह से ये भी गलत है,
तो दोनों का एक्सप्लेनेशन हमने बता दिया है, तो इसका ना तो एक ना तो दो आंसर सही होगा, डी आंसर इसका सही नहीं होगा। पहला का एक्सप्लेनेशन फिर से कर देते हैं कि जहाँ व्यापारिक पवन मिलती हैं, व्यापारिक पवन गर्म होती हैं तो ये लो प्रेशर बनाती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं वहाँ से जहाँ ये मिलती हैं तो लो प्रेशर बनता है, उच्च दाब क्षेत्र नहीं बनता। दिसंबर में नहीं मिलती, दिसंबर में नॉर्थ में नहीं आती, ये मई जून में या अप्रैल मई जून जुलाई में ये ऊपर होती हैं, ITCZ नॉर्थ में आती हैं, नहीं तो ये साउथ में बनी, दिसंबर में साउथ में रहेंगी। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है। इस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्र में कॉफ़ी फूल खिलते हैं, कॉफ़ी के फूल खिलते हैं जिसे कहा जाता है मैंगो सावर, ब्लॉसम सावर, नार्वेस्टर और लू। तो इसको ब्लॉसम सावर कहा जाता है, 20 आंसर सही है इसका, ब्लॉसम सावर कहा जाता है। जो मैंगो सावर है कर्नाटक में आता है, ठीक है, ये केरल में है। जो नार्वेस्टर होता है वो असम और बंगाल में है, असम बंगाल। ये जो है ये जो राजस्थान से निकलता है, यूपी दिल्ली के क्षेत्रों में ज़्यादा है ये, यूपी राजस्थान गुजरात दिल्ली। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरबियन सी। तो कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मार्मागांव बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। तो ये कोच्चि को कहा जाता है, ये अरब की सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। 64वां पुंगा घाटी स्थित है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, कांडला में, सॉरी कांडला घाटी जम्मू कश्मीर में। तो कहाँ पे है, लद्दाख में पुंगा घाटी, याद रखिएगा, सी आंसर सही है। पुंगा घाटी में वो भी है जो पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है, उससे विद्युत उत्पादन करते हैं लोग, तो पुंगा घाटी में है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको हॉट स्प्रिंग भी यहाँ पे कहते हैं। जियो थर्मल एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। पुंगा इज आल्सो विजिट फॉर द हॉट सल्फर स्प्रिंग होता है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसको। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है। भारत जनसंख्या की स्थिर वृद्धि कब हुई थी, 901 से 921, 1909 से 1921, 1921 से 1951 और 1981 से 2000 और 1951 से 1981। तो चार हैं, 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से 2000। तो किसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, तो स्थिर वृद्धि वाली अवधि कहा जाता है, तो वो है 1921 से 1951। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बार बार। 66 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो है 1921 से 1951 याद रखिएगा, बी आंसर सही है इसका। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उनकी जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घनत्व तो पहले ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद कम इस तरह घटते क्रम में लिखना है। तो महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, तो घटते क्रम में लिखना है हमको। तो पहले सबसे अधिक किसका है, तो पश्चिम बंगाल का सबसे अधिक है, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक घनत्व पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो केरल का है, तीसरा हो जाएगा, फिर से उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश चौथा हो जाएगा, फिर से महाराष्ट्र है, एक हो जाएगा। तो जो पश्चिम बंगाल का है वो है हुआ है 1128 जनसंख्या है। केरल का है 860, यूपी का है 829 और महाराष्ट्र का जो है वो 365 है। तो इस तरीके से है, ठीक है, तो इसका बी आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है 67 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की तीन फसलें उगाता है जिसे औसा, अमन और बोरो कहा जाता है। 3 फसल कौन उगाता है, कौन सा राज्य है ऐसा, तो महाराष्ट्र है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है। तो ऐसा कहना पश्चिम बंगाल ही कर सकता है, तो सी आंसर सही है, ओस, अमन और बोरो कहा जाता है उसको। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, तो बैतरणी, इंद्रायणी, कन्हार और बंसधारा। तो इंद्रायणी बहती है, 20 का आंसर सही है, इंद्रायणी जो है महाराष्ट्र में प्रवाहित होने वाली नदी है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कन्हार कहाँ बहती है इसी हिसाब से जान लीजिए ये भी। तो
तो कन्हार जो है छत्तीसगढ़ में बहती है, इंपॉर्टेंट है ये। अब बैतरणी कहाँ बहती है? बैतरणी उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा में, ठीक है। बैतरणी में बंसधारा, तो बंसधारा भी उड़ीसा में है, तो ये भी याद रखिएगा। तो बैतरणी उड़ीसा में है, बंसधारा उड़ीसा में है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है अयस्क हैं और उसको कौन से जो धातु हैं और धातु के अयस्क दिया हुआ है तो उसको मिलाना है। तो बॉक्साइट दिया हुआ है, तो बॉक्साइट सब जानते हैं एल्युमिनियम का है, तो 4 हो गया एल्युमिनियम का। आयरन का होता है, जहाँ जहाँ आयरन का होता है इस पे लाइट होता है, मैलाकाइट होता है या सिलिकाइट होता है। तो जो आयरन का होता है वो क्या होता है? तो सीडेराइट होता है आयरन का, सीडेराइट जो 3, आयरन का 3 हो गया। तांबा का होता है जो, वो मैकेलाइट होता है, मैलाकाइट होता है, तो 2 हो गया। जिंक का क्या बचा इस पे? स्पेलराइट, तो 1 हो गया। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, डी वाला आंसर सही है इसका। तो इसको एक बार ऐसे देख लीजिए, रट लीजिए इसको, कौन किसका होता है। तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, बस एक ही एल्युमिनियम का होता है। आयरन का कोलिनाइट होता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, आयरन पायराइट होता है। कॉपर का होता है कॉपर पायराइट, मैलेसाइट, क्यूपीराइट, कॉपर ग्लेंस। तो जिंक का क्या होता है? जिंक ब्लेंडेड और स्फेलेराइट जो ये है, स्पेलराइट जो होता है ये है। स्पेलराइट हो गया, कालामाइन हो गया, जिन साइट हो गया, टीन का टीन पैराइट हो गया, कासिस्टेराइट हो गया, सिल्वर का अर्जेंटाइट हो गया, क्लोरा जायराइट हो गया, गोल्ड का कैलावेराइट हो गया, सैल्वेनाइट हो गया, मरकरी का हो गया सिनाबर, और कैलोमेल जो होता है मरकरी का होता है। तो ठीक है, इसको इतना ही याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो बालू का सम, क्वार्टज, ग्रेनाइट, पेगमाइट। तो कायांतरित सेल तो कौन सा है इसका उदाहरण है? तो जो क्वार्टज होता है कायांतरित सेल का उदाहरण है, तो बी आंसर सही है, क्वार्टज कायांतरित सेल का उदाहरण है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है क्वार्टाइज होता है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मिलान कराता है यूपीपीसीएस। तो अनुच्छेद को मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, तो अनुच्छेद को मिलाना है सूची 2 से। तो अनुच्छेद 163 में क्या है, अनुच्छेद 153 में क्या है, और अनुच्छेद 169 में क्या है, अनुच्छेद 172 में क्या है। तो 169 तो आपको पता होगा कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्थान और सृजन, तो सी का हो गया पहला, ठीक है। अब चाहे तो मिलान कर सकते हैं सी में पहला कौन सा है, तो सी में पहला 2 में है, बस ये बी और सी में आंसर होगा कोई। तो चलिए और भी देख लेते हैं, याद होगा ही आपको। तो 163 में क्या है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रही है। तो राज्यों के विधानमंडल की अवधि नहीं है, राज्यों के राज्यपाल के वो सहायता और सलाह के लिए काउंसिल होगी। तो ये 163 में है। तो 169 का हो गया था 1, 163 हो गया 2, सॉरी 2 हो गया यहाँ पे। 153 में क्या है, राज्यों के राज्यपाल होंगे, तो ठीक है ये 3 हो गया। और दूसरा क्या है, राज्यों के विधानमंडल की अवधि, तो 172 में है। इस तरह से करते हैं, इसको हिल जा रहा है। तो 163 में क्या था, तो एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की 2 हो गया, लिख ही नहीं पा रहा है, 2 हो गया। और बी वाले 153 में क्या है, राज्यपाल होंगे, तो 3 हो गया। 169 में क्या है, पहला वाला है, और 172 में क्या है, चौथा वाला है। तो 2 3 1 4 देखते हैं, 2 3 1 4 किस में है, तो 2 3 1 4 सी वाले में है, तो सी आंसर सही है इसका, 2 3 1 4 इंपॉर्टेंट था, इसको याद कर लीजिएगा, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कैग के बारे में क्वेश्चन है, पूछ रहा है 72 नंबर का कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन को कैग द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या सही है ये?
तो राज्यों के संबंधी प्रतिवेदन को राज्यपाल को दिया जाता है, राष्ट्रपति को नहीं, पहला गलत है। कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उनके पद से हटाया जा सकता है, दूसरा सही है। तो केवल 2 सही है इसमें, डी आंसर सही है इसका। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बताना है कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा, तो ये बात ठीक है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वो पीठासीन नहीं होगा, तो ये भी ठीक है। तो दोनों ही सही है इसका, तो ए आंसर होगा इसका, दोनों सही हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो 74 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया था। तो मंडल आयोग, हंटर आयोग, सरकारी आयोग, कोठारी आयोग। तो मंडल आयोग था, ये इसका सही है। इंदिरा साहनी केस, मंडल आयोग केस भी कहते हैं उसको, 1992 में आया था, याद रखिएगा। इंदिरा साहनी केस भी इसी से संबंधित है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 75 नंबर का। तो इसमें नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित किए जाएंगे, तो वो कौन करेगा, तो ये बताना है। नगर पालिकाओं के सभी चुनाव आयोजित किए जाएंगे तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, तो बी आंसर सही है इसका। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है धन विधेयक के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि किसी भी नहीं, बस लोकसभा में इसको लाया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है। तो संशोधन का बस रिक्वेस्ट की जा सकती है, सिफारिश की जा सकती है, संशोधित नहीं किया जा सकता। सिफारिश कर सकता है, अस्वीकार नहीं कर सकता, इसको स्वीकार करना पड़ेगा 14 दिन के अंदर में। तो दोनों ही गलत है इसके, तो बी इसका आंसर होगा, न तो 1 न तो 2। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए लोकसभा का दलित अध्यक्ष कौन था। तो कांसीराम थे, GMC बाल योगी थे, PL पुनिया थे, बंगारू लक्ष्मण थे। तो बी आंसर सही है, GMC बाला योगी थे इसका, बी आंसर ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है। आश्रय का अधिकार है, विदेश यात्रा करने का अधिकार ये भी है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ये भी है, आत्महत्या का अधिकार नहीं है। डी आंसर सही है इसका, यही नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद में सदस्यों के नामांकन की विशेषता कहाँ से ली गई है। तो जो राज्यों की परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट वाज एडॉप्टेड। तो राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है, तो यही तो राज्यों की परिषद है, तो नामांकन का कहाँ से लिया गया है, तो बताइए कहाँ से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा के संविधान से, कि आयरलैंड के संविधान से, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यों की परिषदों में सदस्यों का नामांकन की विशेषता, जो 12 सदस्य का नामांकन होता है, वो कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, इसको ध्यान से रखिएगा, पूछ देगा तो पूरा गोल हो जाएगा चारों तरफ, समझ नहीं आएगा कहाँ से आ गया, याद रखिएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सही है बताना है। तो पहला है इसमें कि धन विधेयक केवल इनकी पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, इनकी सिफारिश के बिना अनुमोदन की कोई मांग नहीं की जा सकती, ये भी बात ठीक है। इनकी सिफारिश के बिना अनुमोदन की कोई मांग नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल ही सही है। तो इसका दोनों कथन सही हैं, तो ए आंसर इसका ठीक है। सही उत्तर का चयन भी करना था हमको, तो ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि आर्द्रता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई मात्रा में जलवाष्प का भार है, तो ठीक है, ये पहला इसका सही आंसर है। दूसरा, महासागरों के ऊपर सापेक्षिक आर्द्रता सबसे कम होती है, ये गलत है, ये दूसरा गलत है। सापेक्षिक आर्द्रता कम नहीं हो, सबसे कम नहीं होती, तो इसका केवल एक सही है, तो बी आंसर इसका ठीक होगा। तो जो महासागरों के ऊपर सापेक्षिक आर्द्रता होती है सबसे अधिक होती है, और सबसे कम जो होती है कॉन्टिनेंट पे होती है, महाद्वीप पे होती है। सबसे कम जो होती है महाद्वीप पे होती है, तो उल्टा दे दिया था, सबसे कम महाद्वीप पे होती है, तो बी आंसर सही है। 82 नंबर है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण निम्न में से कौन सा कूट अक्षर उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है। उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व कौन करता है कोपेन के द्वारा। तो AF करता है, BSH करता है, AM करता है, CS करता है।
तो ये एस ए एम करता है, ए और एम जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसून के प्रतिनिधित्व करता है। तो सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 83 नंबर का क्वेश्चन ये है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए 83 नंबर का। तो मीथेन है, ठीक है, जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड है? हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, डी आंसर इसका सही है। सभी चारों हैं। ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ये बात याद रखिएगा, ये काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला आता है N2O, वाटर वेपर है, और मैक्सिमम यही है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 83-84 नंबर का क्वेश्चन है कि रेशम कीटों के पालन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर नहीं, हार्टिकल्चर भी नहीं, फ्लोरिकल्चर नहीं, सेरीकल्चर कहा जाता है। सी आंसर सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो माइकोप्लाज्मा के बारे में बताना है। तो ये केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं। माइकोप्लाज्मा ये केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं? नहीं, केवल प्राणियों के लिए नहीं होते। ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्ण अभाव होता है। तो दूसरा सही है। दूसरा सही है, तो सही उत्तर चुनना हमको। तो बी आंसर ठीक है इसका, केवल 2 सही है। तो माइकोप्लाज्मा, तो जो ये माइकोप्लाज्मा होते हैं ये प्राणियों के साथ साथ जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनको भी रोग फैलाते हैं ये। तो इसीलिए पहला वाला गलत है। 86 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐप नहीं है, बानर नहीं है? तो गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, औरंगुटान। तो कौन सा बानर नहीं है बताना है हमको, ऐप नहीं है। तो जो लंगूर है ऐप नहीं है, याद रखिएगा। बाकी गिबन, गोरिल्ला और औरंगुटान ये तीनों जो हैं ऐप हैं, लंगूर ऐप नहीं है। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प प्रकृति में विषैला नहीं है? तो कोबरा विषैला है, महाविषैला है, ये वाइपर भी विषैला है, करैत भी विषैला है। जो पाइथन अजगर है विषैला नहीं होता, ये सीधे सीधे निकल जाता है आदमी को, बच्चों को, पशुओं को। बाकी कोबरा, जो ये रसल वाइपर ये भी है। करैत सबसे खतरनाक करैत है, इसमें सबसे ज़्यादा विषैला करैत है, उसके बाद रसल वाइपर है, फिर कोबरा है। तीनों काट लेंगे तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का संशोधित आधार वर्ष क्या है? 2010 है, से 11 है, 2011 से 12 है, 2014 से 15 है, 2015 से 16 है। तो इसके बारे में बताइए। तो 2011-12 है, बी है इसका, याद रखिएगा। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो संशोधित ईयर है वो 2011-12 है। और होलसेल जो प्राइस, इसको WPI को कौन जारी करता है ये भी पूछता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स को। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जारी करते हैं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इसको जारी करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के अंदर है। अगला क्वेश्चन है 89 का, पूछ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान है, ज्वार है, रागी है, जई है। तो कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? तो जो जौ होता है, ओट होता है जो, ये खरीफ की फसल नहीं है, ये जो है रबी की फसल है। इंपॉर्टेंट है ये। तो ठीक है, बाकी सब ये खरीफ की फसल है 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका डी आंसर सही होगा, याद रखिएगा। 89 का जई जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन है, WTO द्वारा उत्पादन को विकृति करने वाली कृषि सब्सिडी को क्या नाम दिया गया है? तो एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऐसी सब्सिडी जो उत्पादन को विकृत करती है या प्रभावित करती है उसको एम्बर बॉक्स में रखा गया है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी उसको कहते हैं। तो ए इसका आंसर सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से घाटे वित्त पोषण का साधन है? निम्नलिखित में से कौन से घाटे वित्त पोषण का साधन है? तो बाह्य सहायता, आंतरिक सहायता, मुद्रा छपाई, बाह्य उधार। तो कौन कौन से साधन है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो उधार होता है उसको भरने के लिए क्या क्या कर किया जा सकता है? तो कूट तो नहीं दिया है इसका, एक मिनट देखते हैं। कूट दिया है तो कौन सा? तो बाह्य सहायता ले सकता है, ये बात ठीक है।
वित्त पोषण का साधन है बाह्य सहायता। आंतरिक ऋण भी ले सकता है, मुद्रा की छपाई हो सकती है। ये बाह्य उधार ये नहीं है। एक्सटर्नल बोरोइंग जो होती है ये वो लेते हैं जो विदेशी, जो मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये लोग बोरोइंग करती हैं। एक्सटर्नल ऐड ले लेता है सरकार, इंटरनल बोरोइंग होती है, प्रिंटिंग करेंसी हो जाता है। तो जो एक्सटर्नल बोरोइंग ली जाती है वो किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाती है, वित्त के घाटे कवर करने के लिए बोरोइंग नहीं ली जाती। और वित्त का घाटा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्राइसिस हो गई है, तो अब IMF और या तो फिर कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं से मदद मांगी जा सकती है, मगर ये बाह्य उधार नहीं लिया जा सकता। तो इसका डी नहीं, चौथा नहीं होगा, बाकी 3 होगा, तो डी आंसर इसका सही है। बाह्य सहायता एक्सटर्नल ऐड से हम ले सकते हैं, इंटरनल बोरोइंग ले सकते हैं, जनता से पैसा मांग सकते हैं, प्रिंटिंग करेंसी RBI से करेंसी प्रिंट करवा सकते हैं। तो डी इसका आंसर होगा। 1 2 3 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि जो क्राइसिल है, ICRA है, केयर है, ये क्या है। तो UPSC में क्वेश्चन पूछा था, उसी के आधार पे इसका बना दिया गया है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, विभिन्न राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक हैं, बैंकर हैं, भारत की ऑडिटिंग कंपनियां हैं, भारत की वैज्ञानिक संस्थान है। तो पहला इसका सही है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, ये भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के चालू एवं पूंजीगत खाते के निवल मूल्य को क्या कहा जाता है। द नेट आउटकम ऑफ द करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ अ इकोनॉमी इज कॉल्ड। निवल खाता का लेन देन, नेट आउटकम ट्रांजैक्शन, अदायगी संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट, टोटल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, नन ऑफ द अबव। तो क्या कहा जाता है 93 का। तो इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, अदायगी संतुलन BOP। तो पूंजीगत खाते और चालू खाते घाटे के जो बीच का अंतर होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर हिंदी में नहीं समझ में आता इंग्लिश देख लीजिएगा। तो पूछ रहा है कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में बताना है। कैश मैनेजमेंट बिल विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है हमको। तो ये अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक साधन है। तो पहली बात यही है कि दीर्घकालिक नहीं है, शॉर्ट टर्म है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ये 91 दिन से कम की परिपक्व अवधि के लिए जारी किया जाता है। जब ये दूसरा वाला सही होगा तो पहला गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो दूसरा सही है, 20 का आंसर होगा। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, कैश मैनेजमेंट बिल जो है ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, कैश फ्लो के लिए, गवर्नमेंट के लिए है ये। 95 नंबर का है, बेसेल समझौता संबंधित है। तो बैंकिंग क्षेत्र से, बीमा क्षेत्र से, शेयर बाजार से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेसेल नॉर्म्स हैं 1 2 3 जो आए हैं वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ए इसका आंसर सही होगा। बेसेल नॉर्म्स जो हैं वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा से देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो इरिट्रिया है, सूडान है, इथोपिया है, मिस्र है। तो रेड सी से कौन नहीं करता है ये हमको बताना है। तो इजिप्ट करता है, सऊदी अरब करता है, यमन करता है, सूडान करता है, बस इथोपिया नहीं करता है, ये बात देंगे। इरिट्रिया करता है, सूडान करता है, मिस्र करता है, इथोपिया नहीं करता। सी इसका आंसर सही है, इथोपिया नहीं करता है लाल सागर से अपनी सीमा साझा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का, भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला, सिंधु गंगा क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। तो ठीक है, सिंधु और गंगा की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि 23.5 डिग्री से ऊपर चला जाता है वो। ठीक है। दूसरा है, तराई हिमालय में गिरिपद में मोटी बजरी और कंकर से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र है जिसको हम भावर कहते हैं, भावर। ये सही बता रहा है, मोटी बजरी का कंकड़ का क्षेत्र है। तराई में नहीं है ये, भावर के बाद तराई है, तो इसमें दूसरा गलत है, भावर है, क्योंकि पहले भावर है, फिर तराई है, फिर से उसके बाद में बांगर है, फिर खादर है, फिर डेल्टा है, ये बात है। तो केवल एक सही है इसका, सिंधु गंगा जलवायु क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय है, तो केवल एक सही, डी इसका सही है, केवल एक सही है। दूसरा गलती से वैसे कि तराई नहीं है, गिरिपाद में मोटी बजरी नहीं है, भावर क्षेत्र अलग है ये। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना और नदियों को सही सुमेलित नहीं है बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट जाइएगा, ये पूछता है बार बार। तो भाखड़ा नंगल बांध है सतलज नदी, मंडी परियोजना है ब्यास पे, और नागार्जुन सागर है मंजरा पे, और
फरक्का है गंगा पे। तो हम बताए थे पिछली वीडियो में कि नागा अर्जुन, अर्जुन जहाँ पे आए वहाँ कृष्ण जुड़ जाएंगे, तो कृष्णा नदी पे है ये। यहाँ पे नागा अर्जुन इस पे नहीं है, तो ये गलत हो गया। बाकी भाखड़ा ठीक है, मंडी भी परियोजना ब्यास पे भी ठीक है, और फरक्का गंगा पे भी ठीक है। बाकी नागा अर्जुन वाला सही नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 99 नंबर का। पूछ रहा है कि जो खादी और ग्राम उद्योग आयोग है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको बताइए किस पे आता है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नहीं, वस्त्र मंत्रालय इसमें भी नहीं है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसमें भी नहीं है, सूक्ष्म एमएसएमई में आता है, एमएसएमई में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, डी इसका आंसर सही होगा। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन NMEOOP शुरू किया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम मिशन चालू किया 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में। तो 2021 में चालू किया गया है, बी इसका आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक पाम ऑयल का उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करता है। अभी हमको लग रहा है कि 60-70 से 80% तक यही करता है, आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 101 नंबर का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नीति आयोग के संदर्भ में सही है, बताना है। नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताना है। पहला है भारत के राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो गलत हो गया। इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री CM होते हैं, तो यही सही है। पहला गलत है क्योंकि PM इसकी अध्यक्षता करते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है PM है। ठीक है। दूसरा सही, बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा के अध्यक्ष को। तो उपराष्ट्रपति को करेगा, सी इसका आंसर सही है। 103 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अपीली क्षेत्राधिकार के अंदर कौन कौन सा आता है। सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का जो अपीली क्षेत्राधिकार है उसमें क्या क्या आता है। तो पहला है संवैधानिक मामले, दूसरा है नागरिक मामले। पहला संवैधानिक मामला आता है, नागरिक मामले भी आते हैं, आपराधिक मामले भी आते हैं, विशेष अवकाश भी आते हैं। तो चारों मामले इसमें आते हैं। तो इसका चारों किसमें, बी में है, तो बी आंसर इसका सही है। चारों मामले इसके आते हैं। और 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लोकायुक्त के बारे में बताना है। जो लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया था के संदर्भ में कौन सा सही है, बताना है। तो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत का राष्ट्रपति भी शामिल है, तो नहीं, शामिल नहीं है भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति नहीं इसमें, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये सब ABCD वाले जो ऑफिसर हैं ये सब आते हैं, मगर राष्ट्रपति नहीं आते। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसके अनुसार लोकपाल के 30% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग अल्पसंख्यकों और महिलाओं से होंगे। तो लोकपाल के जो सदस्य होंगे उसमें जो 50% है, 30 नहीं है, 50% जो हैं वो OBC, SC ST, माइनॉरिटी एंड महिलाओं के बीच से होंगे। तो दूसरा वाला गलत हो गया, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत है। तो इसका सी आंसर सही है, ना तो 1 ना तो 2। 105 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनाया है बहुत इस पेपर में। 105 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पेमेंट्स बैंक के संबंध में सही हैं। तो पेमेंट्स बैंक के बताना है के बारे में कौन से सही हैं। तो वे जमा स्वीकार नहीं कर सकते, कौन सा सही है पूछा है। तो जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, सही है, सही नहीं है। वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो भुगतान, ये यही ठीक है, प्रेषण और भुगतान सेवाएं कर सकते हैं। तो वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, गलत है। वे अनिवासी भारतीयों को जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं कर सकते हैं। वे मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते, कर सकते हैं ये। तो इसका बी आंसर सही है कि वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं दे सकते हैं। तो बी आंसर ठीक है। 106 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल है। तो वित्तीय साक्षरता ठीक है, लाभार्थी को रुपये कार्ड, डेबिट कार्ड देना, ये भी ठीक है, बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच बनाना, ये भी ठीक है। तो इसका डी आंसर सही है, सभी उपयुक्त तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर का कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो सेबी की पूछ रहा है, सेबी की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो 1986 में नहीं हुई थी, 1988 में हुई थी, ठीक है।
92 में नहीं, 95 में नहीं, तो बी आंसर ठीक है। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। 108 नंबर का क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है, तो इसके लेखक कौन है? जो जनरल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसके बारे में बताएं। तो पहला है जॉन मेनार्ड किंग्स, कार्ल मार्क्स, विलियम फिलिप्स, एडम स्मिथ। तो किन्स हैं इसके, ए आंसर इसका सही है, किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सरकार की प्राप्तियों के संदर्भ में सही हैं? तो सरकार की प्राप्तियों के बारे में संदर्भ में कौन सा सही है बताना है हमको। जो सरकार प्राप्त करता है, आय अपनी जो प्राप्त करता है, तो उसके बारे में कौन सा सही है बताना है। तो 109 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला है इसका कि सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती हैं अथवा वित्तीय अस्थियों को कमी करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। तो सही पूछा है तो सही है, पूंजीगत प्राप्तियां वही हैं जो देनदारी उत्पन्न करती है और वित्तीय अस्थियों को कम करती हैं, ठीक है। दूसरा है राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनके आधार पर सरकार पर दावा किया जाता है। नहीं, ये गलत है, दूसरा गलत है इसमें। तो केवल एक सही है, इसमें सही बताना था हमको, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। सरकार पे दावा नहीं कर सकते, सरकार को वापस, जैसे इनकम टैक्स हो गया तो सरकार वापस नहीं करेगी आपको, तो ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बढ़िया क्वेश्चन दिया है। 110 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते के अंतर्गत आता है? तो पूंजी खाते के अंदर कौन कौन आता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई आता है, ठीक है। विदेशी संस्थागत जो निवेशक होते हैं, एफपीआई जो होते हैं, ये 10% से अधिक होंगे तभी आएगा, इस तरह से नहीं। 10% से अधिक जब निवेश होता है एफडीआई का तो पूंजी खाते में चले जाते हैं। विदेशी संस्थागत निवेश पूंजी खाते में आते हैं, ये भी ठीक है। सरकारी सहायता जो होती है ये भी पूंजी खाते में आती है, ये भी ठीक है। ये एड एंड एडवाइस दी जाती है, एड दी जाती है, गवर्नमेंट एड, वो भी पूंजी खाते में आती है। सेवाओं का व्यापार ये पूंजी खाते में नहीं आता, तो चौथा गलत है। तो 3 सही है ऊपर से, तो इसका ए सही है, 1 2 3 तीनों सही है, चौथा गलत है, तो ठीक है। याद रखिएगा, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो भी पूंजी खाते में आता है, विदेशी संस्थागत निवेश भी पूंजी खाते में आते हैं, सरकारी सहायता एड जो दी जाती है वो भी कैपिटल मार्केट में आती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 111 नंबर का, बाल मुख्य रूप से जिस प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं? जो बाल होता है उस किससे बना होता है? तो ग्लोबिलिन से नहीं, म्यूसिन से नहीं, केसिन से नहीं, ये कैराटीन से बना होता है, तो सी आंसर इसका सही है, कैराटीन। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसको मिलाना है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो विटामिन सी के बारे में पूछ रहा है, किसमें क्या होता है? विटामिन सी से स्कर्वी होता है, तो 4 हो गया। विटामिन B6 से क्या होता है? तो विटामिन B6 से क्या होता है? बेरी होता है कि एनीमिया होता है? तो B6 से एनीमिया होता है, तो 3 हो गया इसका। BA से क्या होता है? रतौंधी होता है, तो इसका 1 हो गया। और बेरी होता है, B1 से 2 हो गया, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, डी आंसर इसका सही है, 4 3 1 2, 112 का डी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है, लोकटक झील को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कब रखा गया था? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कब रखा गया था? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में लोकटक झील को कब रखा गया था? तो 1993 में, 1994, 1995, 1996, तो ये सब नहीं है, 1993 में रखा गया था मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में, ठीक है। ये वाला सही आंसर है इसका। ग्रीन शू ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो ग्रीन शू ऑपरेशन किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये। तो शेयर बाजार से, बैंकिंग से, बीमा से, बाह्य क्षेत्र से, तो शेयर बाजार से संबंधित है, ये इसका आंसर सही है। ग्रीन शू शेयर मार्केट से संबंधित है, 114 का सही आंसर ए होगा। 115 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के जिले से सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो पक्षी विहार है और उसको मिलाना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सांडी जो है हरदोई में, ये ठीक है। सूर सरोवर जो है आगरा में है, ये भी ठीक है। विजय सागर पंक्षी अभयारण्य महोबा में है, ये भी सी नंबर भी ठीक है। और जो पार्वती आगरा पंक्षी विहार है प्रतापगढ़ में नहीं है, ये गोंडा में है, गोंडा में है पार्वती अर्गा पंक्षी रिजर्व, गोंडा में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे 116 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, बताना है। भौगोलिक अवस्थिति और उत्तर प्रदेश के जिले को बताना है। तो जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है?
सबसे पूर्वी जिला बलिया है, तो 1 हो गया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो शामली है, तो शामली हो गया सबसे पश्चिमी जिला, तो यहाँ पे 3 हो गया। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है, तो 2 हो गया। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, तो 4 हो गया। 1 3 2 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया टाइप का बनाया है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ए आंसर सही है इसका, 1 3 2 4 है। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी बना दिया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। तो रामपुर है, सहारनपुर है, बागपत है, अलीगढ़ है। तो रामपुर करता है, अच्छा सॉरी नहीं करता है बता रहा है, रामपुर नहीं करता है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो रामपुर नहीं करता है, बाकी बागपत करता है, सहारनपुर करता है, अलीगढ़ करता है, ठीक है। रामपुर नहीं करता, ये इसका आंसर सही है। 118 में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे अवस्थित है। तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने लगे हैं। इस तरह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछता है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है लखनऊ में, नोएडा में, वाराणसी में, कानपुर में। तो वस्त्र संस्थान जो है कानपुर में है, डी आंसर सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 119 क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो 912, 943, 930, 917। तो अब तक तो याद हो गया होगा आपको, 912 है, ये आंसर सही है। 120 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। तो सीतापुर है, संत कबीर नगर है, सुल्तानपुर है, शाहजहांपुर है। तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया। तो संत कबीर नगर है, सॉरी नहीं है, पूछा है, संत कबीर नहीं है। बाकी सीतापुर लखनऊ के पास है, ते भी है, सुल्तानपुर भी है, शाहजहांपुर भी है, सब है, संत कबीर नगर नहीं है। याद है कि यही से गलती हो जाती, नहीं है, तो संत कबीर नगर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये बार बार पूछता है इस तरह से, मतलब कि योजनाओं का सन पूछ लेता है कब शुरू किया गया था। तो 2019 में, 2018 में, 2021 में, 2020 में। तो 2019 में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 2019 में प्रारंभ की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है बार बार, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लॉन्च की गई। तो उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति कब लॉन्च की गई। तो 11 जुलाई 2021, 10 दिसंबर 2021, 24 जनवरी 2021, 6 जून 2021। तो 11 जुलाई को लॉन्च की गई थी। इसका डेट सही याद रखिएगा, 11 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई, ये आंसर सही है इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है, तुरंत पूछेगा इसको, डेट सही याद रखिएगा इसको। 123 नंबर क्वेश्चन है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो धमेक स्तूप कहाँ है, कुशीनगर में नहीं है, श्रावस्ती में भी नहीं है, संकिसा में नहीं है, सारनाथ में है। धमेक स्तूप इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य विवाह उत्सवों में दर्पण और रुमाल पकड़कर किया जाता है। कौन सा है ये। नौटंकी नृत्य, धुरंग नृत्य, स्वांग नृत्य, छपेली नृत्य। तो कौन सा नृत्य है बताइए। तो छपेली नृत्य है, इसका डी आंसर सही है। तो जो छपेली नृत्य है वो नृत्य या विवाह उत्सवों में दर्पण और रुमाल पकड़कर किया जाता है, तो डी आंसर सही है। 125 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 125 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रदूषक हैं और स्रोत हैं। तो हाइड्रोकार्बन किससे निकलते हैं। तो ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से, तो 2 हो गया ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलते हैं। तो जीवाश्म ईंधन के दहन से। तो फिर से इसको देखते हैं, इसमें गड़बड़ हो गया थोड़ा। जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कहाँ से निकलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जीवाश्म के दहन से निकलते हैं, तो 4 होगा इसका हाइड्रोकार्बन, जीवाश्म ईंधन के दहन से। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कहाँ से निकलते हैं। तो 2-3 जगह से निकलते हैं, जिसमें रिफाइनरी होती है, स्प्रे जो हम लोग करते हैं उसमें से निकलता है। इमिशन फ्रॉम जेट से निकलता है। तो औद्योगिक उत्सर्जन, ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर, और तीसरा जो है रेफ्रिजरेटर से भी निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो रेफ्रिजरेटर हो गया, 3 हो गया ये। फिर हो गया जो ओजोन है वो ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से निकलता है, 2 हो गया ये। धूम कोहरा जो है औद्योगिक उत्सर्जन है, तो ये 1 हो गया। तो 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 कौन है, डी आंसर सही है, 4 3 2 1। तो डी आंसर सही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से निकलता है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। और ईंधन के दहन से जो निकल हाइड्रोकार्बन निकलते हैं,
याद रखिएगा। उत्सर्जन, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से जो है ओजोन निकलता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI की स्थापना की गई थी। तो 1914 में, 1915, 1916, 1926। तो आज़ादी के पहले का है ये। तो कब की गई थी? तो 1916 में किया गया था इसका, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था उस समय का काल की बात है ये। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह, मत संग्रह, प्रथम कार्यवाही और स्वेच्छातंत्रवाद। तो कौन सा नहीं है? तो इसका बताना है आपको। तो स्वेच्छातंत्रवाद नहीं है, बी आंसर इसका सही नहीं है। बाकी जो ये तीनों हैं, जनमत संग्रह, मत संग्रह और प्रथम इनिशिएटिव हो गया, प्लेबिसाइट हो गया, रेफरेंडम हो गया, ये तीनों जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं। बाकी स्वेच्छातंत्रवाद नहीं है। 128 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट। बजट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है, इसमें रेल बजट भी शामिल है। दूसरा है, इसमें समापन वित्तीय वर्ष के किसी घाटे का अधिशेष का कारण शामिल है। तो इसमें रेलवे बजट भी अब शामिल होगी, ये बात सही है। इसमें समापन, दूसरा, इट्स इंक्लूड द रीजन फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस इन द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ये भी शामिल होता है, ये भी ठीक है। तो दोनों ही कथन इसके सही चुनना है, सही भी हैं। तो ए आंसर इसका होगा, दोनों कथन सही हैं। 129 से, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, तो बहुत सही है। दूसरा है कि इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो इसके बारे में बताना है, क्या इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? तो पहला तो ठीक है इसका, दूसरा जो है पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ये बात गलत है। पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो वित्त आयोग के बारे में हमको बताना था। तो पहला अर्ध न्यायिक निकाय है, तो ये तो ठीक है। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, तो ये गलत हो गया। पात्र होते हैं, तो इसका बी आंसर सही है, केवल एक ठीक है इसका। 130 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि DPSP मतलब राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, बताना है हमको। तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों, जहाँ पे आ जाए वहाँ पे समझ लीजिए कि गांधी जी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योग जहाँ आ जाए समझ लीजिए गांधी जी हैं। गरीबों की बात आ जाए, निःशुल्क विधिक सहायता, समझ लीजिए गांधी जी नहीं हैं यहाँ पे। सहकारी समिति है, गांधी जी हैं। तो सी इसका आंसर सही है कि निःशुल्क विधिक सहायता गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आता। तो ABC गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो सी आंसर होगा 130 का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नोडल पुलिस एजेंसी हैं? भारत की कौन सी नोडल पुलिस एजेंसी है? केंद्रीय सशस्त्र बल, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो कौन सा जो है भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उस भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है। तो इसका बी आंसर सही है, CBI जो है, इम्पोर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताना है हमको। तो पहला है कि उनका मतदाता आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सही है, बताना है हमको। तो पहला है, उसका मतदाता आधार जो है एक ही क्षेत्र तक सीमित है। दूसरा है कि वे स्वयं को एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जाति समूह से जोड़ते हैं। तो दोनों में से कौन सा सही है? तो पहला तो ठीक है कि वो सीमित है, जैसे अखिलेश यादव है तो हमारे यहाँ कुछ जगह सीमित हैं। वे स्वयं को एक विशेष संस्कृति, ठीक है। धार्मिक, ये भी ठीक है। भाषाई या जाति समूह से, किसी न किसी एक समूह से जोड़ते रहते हैं अपने आप को, तो ये ठीक है। ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्यासा नूर जो फॉरेस्ट डिजीज है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताना है। 133 नंबर क्वेश्चन को बताना है कि कौन सा सही है। तो यह विषाणु परिवार फ्लेविविरिडे के एक सदस्य का कारण है। तो यह विषाणु परिवार फ्लेविविरिडे के एक सदस्य के कारण होता है। तो पहला ठीक है, तो फ्लेविविरिडे के सदस्य के कारण होता है, ये ठीक है, क्यानासुर फॉरेस्ट डिजीज। दूसरा है, इस बीमारी की पहचान पहली बार 1996 में की गई थी। तो ये गलत है,
इस बीमारी की पहचान 1957 में पहली बार की गई थी। 1957 में पहली बार इसकी पहचान की गई थी और कर्नाटका में इसका खोज हुआ था, कर्नाटक में। तो केवल एक सही है इसमें, तो सी आंसर इसका सही है, केवल एक सही है। 134 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताना है। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग है बताना है। तो कोरोला, पुमंग, जायांग, केलिक्स, तो कौन सा पुष्प का भाग है हमको बताना है। तो कूट भी दिया हुआ है इसमें, तो बताइए। तो कोलांग है, कोरोला है, पुमुंग भी है, जयांग भी है, केलिक्स भी है। तो इसके चारों भाग हैं पुष्प के, तो बी आंसर इसका सही होगा, चारों ही सही हैं। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार है। तो अतिसार या डायरिया, पीलिया, जॉन्डिस, आंत्रपुंछ, उष्णकुच, उंडुकपुच्छ शोध, अपेंडिक्स, इतना भयंकर नाम है भाई साहब। अपेंडिक्स है भैया, हिंदी में पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में सही से पढ़ लीजिए, अपेंडिक्स है। हिंदी में किसी डॉक्टर को बता दोगे तो वहीं बेहोश हो जाएगा वो। तो 135 का कौन सा आंसर सही है इसमें बताना है आपको। तो पाचन तंत्र का विकार क्या है यही बताना है। तो सभी विकार ही हैं इसके, तो डी आंसर इसका सही है, पाचन तंत्र के सभी विकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 136 नंबर का क्वेश्चन है, बायो रिमेडिएशन के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बायो रिमेडिएशन ये होता है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण में जो प्रदूषण है, किसी प्रकार का प्रदूषण हो, उसको कम करने की जो एक विधि है, बायो रिमेडिएशन कहते हैं उसको। तो कौन सा सही है बताना है हमको। तो यह पर्यावरणीय प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया या कवक का उपयोग करता है, ठीक है। इसमें शामिल सूक्ष्म जीव प्रदूषित क्षेत्र के मूल निवासी नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दूसरा गलत हो गया इसका, मूल निवासी भी हो सकते हैं, तो ये इसका आंसर सही है, ठीक, केवल एक सही है, मूल निवासी हो सकते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन, सिद्धू और कान्हू। तो ये तो आपको याद ही होगा, कौन किया था इसको बताइए। तो सिद्धू और कान्हू किए थे, डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी। 138 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी ये बताना है। तो 1812, 1814, 1816, 1818। तो आत्मीय सभा का स्थापना कौन किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किए थे, याद होना चाहिए। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। तो अल्लारू सीताराजू, हेनरी बिबियन डे रोजियो, रानी गाई दिल्लियो, जोडा नांग। तो हेनरी जो बिबियन डे रोजियो थे ये शामिल थे, यही चालू किए थे यंग बंगाल आंदोलन, इंपॉर्टेंट है ये। यंग बंगाल आंदोलन संबंधित था डे रोजियो से। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष का पद किसने संभाला था। तो महात्मा गांधी नहीं संभाले थे, बीजी तिलक भी नहीं संभाले थे, अरविंदो घोष भी नहीं थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, सी आंसर इसका सही है। 141 से पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। तो लखनऊ में, लाहौर में, बॉम्बे में, मिदनापुर में। तो ये लाहौर में स्थापित किया गया था, बी आंसर सही है कि पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो था लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था। 142 नंबर क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। केटी तेलंग द्वारा नहीं, फिरोज शाह मेहता द्वारा भी नहीं की गई थी, बदरुद्दीन तैयब द्वारा भी नहीं की गई थी, महादेव गोविंद रनाड़े द्वारा की गई थी, डी आंसर सही है। तो गोविंद रनाड़े ने की थी 1867 में, याद रखिएगा। तो पूना सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड इन 1867 बाय द रनाड़े। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामोसी किसान सेना का आयोजन किया था। तो रामोसी किसान सेना का आयोजन किसने किया था। तो प्रफुल्ल चाकी नहीं थे, वासुदेव बलवंत फड़के थे, यही थे, बी आंसर इसका सही है। वासुदेव बलवंत फड़के थे, बी डी सावरकर नहीं थे, अवध बिहारी भी नहीं थे। तो रामोसी जो था, जो प्रेजेंट में आई थी वो 1879 में आई थी, ये भी याद रखिएगा। 1879 में इन्होंने इसको बनाया था, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलाना है, कालानुक्रम में सजाना है इसको। तो निम्नलिखित गतिविधियों पे प्रारंभिक से अंतिम तक लगाना है।
तो बिल्लोर विद्रोह, सतारा का विलय, श्वेत विद्रोह, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। तो 144 का हमको बताना है कौन सा पहले हुआ था। तो जो बिल्लोर म्यूटनी हुई थी 1806 में हुई थी, याद होना चाहिए आपको, 1806 में बिल्लोर म्यूटनी हुई थी। और सतारा का जब विलय हुआ था तो 1848 में हो गया था सतारा के विलय सबसे पहले। श्वेत विद्रोह कब हुआ था? व्हाइट म्यूटनी हुई थी 1858 में। 57 के बाद ही व्हाइट म्यूटनी हुई थी 1858 में, लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी की जो स्थापना हुई थी, स्टैटिक सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, द स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1869 में हुई थी। तो कौन से सुमेलित है? सही। तो सब क्रम से ही दिया हुआ है, तो इसका ए वाला सही है, 1 2 3 4, तो ए आंसर सही है इसका। 145 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है। तो लोक हितवादी किसको कहते हैं? तो 145वां कौन सा है? तो कौन थे? MG रनाड़े थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, पंडित रमाबाई थी, गोपाल हरि देशमुख थे। तो गोपाल हरि देशमुख को कहते थे लोक हितवादी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 146 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडेलियन अनुवांशिक विकार नहीं है? तो मेडेलियन अनुवांशिक विकार कौन सा नहीं है? तो हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम है, सिकल सेल एनीमिया है। तो कौन सा अनुवांशिक विकार नहीं? जो सी है, क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम जो है, ये अनुवांशिक विकार नहीं है, तो इसका सी आंसर सही होगा। 146 का सी आंसर सही है। 147 पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1967, 1988, 1992, 1996। तो ये 1988 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IPCC का जो गठन हुआ था 1988 में हुई थी। 1988 में IPCC का गठन हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। 148 पे चलते हैं। तो मिष्टी पहल संबंधित है। जो मिष्टी पहल वो किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से, जलवायु परिवर्तन से, औषधीय पौधों से, मैग्रोव वृक्षारोपण से। तो मिष्टी पहल जो है मैग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है, डी आंसर इसका सही है। इंपॉर्टेंट तो डी वाला है इसका, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है मिष्टी पहल, अच्छा क्वेश्चन है ये। 149 नंबर का क्वेश्चन है, आयुषीयन की स्थिति से सुमेलित नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रजाति है आयुषीयन की स्थिति से सही सुमेलित नहीं है? तो आयुषीयन में इंडेंजर्ड है कि क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो 149 का है, बताइए। सुनहरा लंगूर, ये सही है। सुनहरी मसहीर जो है खतरे के करीब नहीं है, यही गलत है, बी वाला। मालाबार सीबेट जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ये भी ठीक है। नीलगिरी तार जो वनरेबल है, तो ये भी ठीक है। तो बी इसका सही नहीं है, खतरे के करीब नहीं है वो, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफ़र जो है एक पहल किसकी है? तो पर्यावरण मंत्रालय की है, पृथ्वी मंत्रालय की है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है, आवास और शहरी मंत्रालय की है। तो ये पर्यावरण की नहीं है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है, बी आंसर इसका सही है। तो सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफ़र इसको कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है, इंपॉर्टेंट है, बी आंसर इसका सही है। तो 150 क्वेश्चन हो गए हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें सारे जो भी क्वेश्चन थे पूरा UPPCS लेवल के थे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खाना बनना सीटी चारों तरफ से लग रही है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।